ओके, सो हम लोग अगर लैंड फॉर्म वाला चैप्टर्स खत्म हो गए थे, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ऑन एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर हमने पढ़ लिया था वैसे, लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, उसमें कितने तरीके के आपको मिक्सचर्स मिल जाएंगे, और उस मिक्सचर में क्या क्या रहता है, गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। ठीक है। गैस जो होता है वो ऑल्टीट्यूड ओके के साथ चेंज होता है, ऑक्सीजन बिकमिंग नेग्लिजिबल एट 120 किलोमीटर्स। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ओके, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको ऑक्सीजन घटते जाएगा और 120 किलोमीटर पे नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसीलिए ऊपर जाओगे ना, तो when you know when there is too much pressure in a cabin, आप बहुत ऊपर चले गए, तो उससे क्या होगा, उससे ऑक्सीजन जो है कम होते जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन वो मास्क निकलता है डिप्रेशराइज्ड केबिन में। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रेजेंट अप टू 90 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, लेट अस सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, so it is important meteorologically, transparent to solar radiation but opaque to terrestrial radiation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है, सोलर रेडिएशन से ट्रांसपेरेंट होता है, बट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ओपेक होता है। absorbs some terrestrial radiation and reflects a portion, contributing significantly to the greenhouse effect। तो आपने देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, सपोज दिस इज द अर्थ, दिस इज द सन, ओके, आ रहा है ऐसे, लाइट्स आ रहा है, तो कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है और कुछ जो है यहीं पर रुक जा रहा है। ओके, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स है, ओके, वो कम हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस का आपने सुना होगा दैट ग्रीन हाउस इज यूजुअली अ कंसेप्ट जहां सब्जियां उगाई जाती है इन टेम्परेट एंड अल्पाइन कंडीशंस। जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पर हम जो सब्जी उगाना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं एक पर्टिकुलर चेम्बर को। चेम्बर नहीं होता, इट्स लाइक अ डोम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस बोलते हैं। और ग्रीन हाउस में क्या होता है, सनलाइट वगैरह जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है वापस, ओके, वो अब्सॉर्ब कर ली जाती है। करेक्ट, इट्स लाइक अ डोम। एंड ये जो है ग्रीन हाउस गैस, वो क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट को, अलाउ नहीं करता है सनलाइट को जाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो आपका लैंड से रिलेटेड है। तो जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है बाई कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होता है, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। करेक्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन, अगर उसके अंदर ह्यूमंस ज्यादा देर रहे तो मर जाएंगे। उसका आई थिंक कंट्रोल्ड रहता है ना टेम्परेचर, ग्रीन हाउस का टेम्परेचर। इट्स नॉट लाइक भट्टी थोड़ी रहती है। भट्टी देखो, यहाँ समझो ना, अगर भट्टी रहेगी तो प्लांट भी तो मर जाएगा, अंदर वाला। प्लांट को भी तो एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। तो सपोज बाहर का टेम्परेचर -17 है, और ग्रीन हाउस का टेम्परेचर कितना होगा, 18 से 25, तो प्लांट्स तो अपना मस्त उगेगा, और ह्यूमंस भी अंदर ही सोएंगे। ओके, ह्यूमंस भी अंदर ही सोएंगे, ये कह के कि भाई ये बेटर है, दिस इज ए बेटर कंडीशन देन वट एवर इज आउटसाइड। और ये कहाँ पर है, हाँ, डिहाइड्रेशन से मर सकते हो, लेकिन ये 18 से 25 में कौन सा डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन कब होता है, डिहाइड्रेशन होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, राइट। ऑलराइट, डिहाइड्रेशन हैपेंस एट वेरी हाई टेम्परेचर, इट डिपेंड ना, कंपेयर टू आउटसाइड। अब यहाँ ग्रीन हाउस कहाँ यूज होता है, नॉर्वे में यूज होता है। ग्रीन हाउस कहाँ यूज होता है, स्वीडन में यूज होता है। तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जब टेम्परेचर -30 तक चला जाता है, -20 तक, तो इट विल बी वेरी प्लेजेंट इनसाइड द ग्रीन हाउस चेम्बर। Anyways, so volume of CO2 has increased due to fossil fuel burning, leading to elevated temperatures. Okay?
ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड को समझना, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या ये पोल्यूटेंट में आता है, क्या ये पोल्यूटेंट ट्रैकिंग में आता है, CO2? व्हेन वी आर ट्रैकिंग एयर पोल्यूटेंट नहीं आता है। ओके, इसके जगह क्या आता है, इसका वेरिएंट आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज यूवी रेज जो है उससे हमें शील्ड करता है। ओके, ये जो है हमें 10 से 50 किलोमीटर अल्टीट्यूड के बीच में मिलता है। इट एक्ट्स एज ए फिल्टर absorbing harmful UV rays from the sun. All right. It is found between 10 to 50 kilometers and it act as a filter absorbing harmful UV rays from the sun. It shields the earth's surface from harmful UV radiation as well. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब हम आते हैं वाटर वेपर पे। यू विल नॉट बिलीव दिस, बट वाटर वेपर इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डेडली पोल्यूटेंट्स। वाटर वेपर जो होता है वो वन ऑफ द परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डेडली पोल्यूटेंट होता है। अगर हमने पढ़ा है या आपको याद होगा, वी हैड रेड अबाउट दिस इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन द अर्थ वाज बीइंग मेड। तो कैसे वन ऑफ द फर्स्ट gases was water vapor. One of the first gases when the earth was being made, okay, was water vapor. So it is variable in atmosphere. It decreases with altitude. जैसे जैसे altitude बढ़ता है वैसे वैसे water vapor आपका decrease होता है। In warm moist regions it can constitute up to 4% of air volume, contrasting with less than 1% in cold dry areas। तो cold areas में कम होता है और वार्म एरियाज में ज्यादा होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इट्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन्स टुवर्ड्स द पोल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा होता है? इक्वेटोरियल रीजन पे ज्यादा होता है कंपेयर टू द पोल्स। इट फंक्शंस एज ए रेगुलेटर ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेगुलेटर की तरह फंक्शन करता है। Absorbing solar insolation, please remember this, solar insolation is very very important। ओके, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी कैसे वो मैटर करता है। एंड प्रिजर्विंग अर्थ्स रेडिएटेड हीट। तो वाटर वेपर क्या करता है? रेगुलेटर ऑफ टेम्परेचर, सोलर इंसुलेशन को अब्सॉर्ब करता है और अर्थ के हीट को प्रिजर्व करता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई टू मच ऑफ water vapor is also deadly? Because water vapor has the tendency to absorb solar insolation. When there will be too much water vapor, there will be too much absorption of solar insolation. Once that will happen, अर्थ का जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है, अर्थ का वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगा। द ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस विल बिगिन। इट एक्ट्स सिमिलरली टू ए ब्लैंकेट। जो वाटर वेपर है एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, मॉडरेटिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे बाय बीइंग ऑन द एटमॉस्फेयर एक तरीके से आपको क्या करता है, एक ब्लैंकेट बना देता है। और ब्लैंकेट के बाद यहाँ पर क्या करता है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है उनको मॉडरेट करता है। लेकिन व्हेन देयर विल बी टू मच वाटर वेपर, जब बहुत ज्यादा वाटर वेपर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? व्हेन देयर विल बी टू मच वाटर वेपर, आपका जो एब्जॉर्प्शन है सोलर इंसोलेशन का वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड अर्थ विल नो लॉन्गर बी ए प्लैनेट विच कैन सपोर्ट लाइफ। इसीलिए हम टारगेट करते हैं अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर को भी। डस्ट पार्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। उसमें क्या क्या रहता है? सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, एश, पॉलन, मीटियोर फ्रैगमेंट्स। कहां पर डस्ट पार्टिकल्स रहता है? प्लीज रिमेंबर दिस, लोअर एटमोस्फेयर में। ओके, but it can be transported to greater heights as well by convectional air currents। All right, ठीक है। सो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज कन्वेक्शनल एयर करंट।
व्हाट इज कन्वेक्शनल एयर करंट? ये सुना आपने? कन्वेक्शनल रेनफॉल सुना होगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल भी सुना होगा। सो कन्वेक्शनल करंट्स होता क्या है? सो बेसिकली यहाँ पर समझो आप, कन्वेक्शनल करंट्स आर हीट ड्रिवन एयर करंट्स। ओके, ठीक है। और ये जो है, ये लिक्विड्स, ओके, लिक्विड्स और गैसेस में आता है जब देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। ये एयर करंट कैसे बनता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ओके, और इसमें क्या रहता है? द हॉट पार्ट राइजेस इन द कन्वेक्शनल करंट, हॉट पार्ट राइजेस, एंड ये जो होता है कोल्ड पार्ट क्या होता है? सिंक। ओके, higher concentration is observed in subtropical and temperate regions. Please remember this, subtropical और temperate regions में आपको dust ज्यादा मिलेगा। ओके, ओके, ड्यू टू ड्राई winds compared to equatorial and polar regions। आपको इक्वेटर पे कम मिलेगा बिकॉज वहां पर इक्वेटर में हवा तेज चलती है। ओके, ऑलराइट। और वहां पर मॉइस्चर ज्यादा रहता है, इक्वेटर में आपको मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा, और बाकी, ओके, ऑलराइट, बाकी के एरिया में आपको ड्राई विंड्स रहते हैं, मॉइस्चर इज लेस ऑब्वियसली फॉर obvious reasons। Okay, dust and salt particles also serve as a hygroscopic nuclei, facilitating water vapor condensation and cloud formation। तो यहां पर आपको पता रहना चाहिए डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल। सॉल्ट से कुछ याद आ रहा है? सॉल्ट से वी हैड स्टडीड अबाउट क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग के लिए क्या यूज करते हैं? कोई सॉल्ट यूज करते हैं, अगर याद होगा आपको, सिल्वर आयोडाइड, एजीआई, एजीआई, सिल्वर आयोडाइड सॉल्ट, है ना? तो उसी से क्या होता है? बारिश होती है। क्लाउड्स क्लाउड्स को एक तरीके से हम बोलते हैं कि तुम बारिश करो, है ना? व्हेन दैट हैपेंस, ठीक है। तो ये जो है, आपको ध्यान रखना है, डस्ट पार्टिकल्स और सॉल्ट पार्टिकल्स जो है वो कोलेस होके क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वाटर वेपर कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं। ओके, व्हाट आर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई? एनीबॉडी? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बेसिकली दीज आर सॉर्ट ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जो वाटर वेपर को, वाटर मॉलिक्यूल्स को, रादर नॉट वाटर वेपर, वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, और उसके बाद वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यस, करेक्ट। सो दिस इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ओके, अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में। सो कॉम्पोजिशन एंड लेयर। सो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल लेयर्स, जिसमें वेरिंग डेंसिटी और टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। प्लीज रिमेंबर, डेंसिटी डिक्लाइंस विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। कल ही हम इसके बारे में बात कर रहे थे, कल ही हम इसके बारे में बात कर रहे थे, डेंसिटी डिक्लाइंस। आई थिंक अवंती हैड आस्क्ड दैट क्वेश्चन। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डेंसिटी हमारा कम होते जाता है, ठीक है। ऑल राइट, सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ होता है? अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा आपको डेंसिटी मिल जाता है, ठीक है। यस, वेरी गुड, सी लेवल आप कह सकते हो। क्लासिफाइड इनटू 5 लेयर्स, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। किस पे बेस्ड है? टेम्परेचर पे बेस्ड है। लेट अस स्टार्ट विथ ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है, इट्स द लोअर मोस्ट लेयर, जिसका एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। इट एक्सटेंड्स टू अबाउट 8 किलोमीटर नियर पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। तो हमारा अर्थ स्फेरिकल है, आपने देखा होगा, स्फेरिकल लेयर है। तो ये जो इक्वेटर वाला रीजन है, तो वो ज्यादा दूर है ट्रोपोस्फेयर से, ओके, कंपेयर टू पोल्स। ऑलराइट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता है एयर इंडिया नॉर्थ पोल से उड़ता है व्हेन इट गोज टू अमेरिका। एयर इंडिया इज परहैप्स द ओनली एयरलाइन
विच फ्लोज फ्रॉम ये नॉर्थ पोल। उसके पीछे का रीजन क्या है? हम्म, उसके पीछे का रीजन क्या है? यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, एंड इट्स बेसिकली ओके, इट्स बेसिकली टू सेव फ्यूल, ओके, एंड रिड्यूस फ्लाइट टाइम। उसके पीछे का यही रीजन है, तो फ्यूल को सेव करना। ऑलराइट। और इंडिया अभी आज के डेट में एयर इंडिया इज द, ओके, एयर इंडिया इज द ओनली एयरलाइन जो कि ऐसा कर रहा है। उसके पहले भी कर चुके हैं एयरलाइंस, बट एयर इंडिया अभी ओनली एयरलाइन है जो इस रूट को पकड़ के चल रहा है। ओके, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट थिकनेस एट द इक्वेटर ड्यू टू इंटेंस कन्वेक्शनल करंट्स। अभी कन्वेक्शनल करंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑलराइट, आपको मैंने कन्वेक्शनल करंट के बारे में बताया था। और कन्वेक्शनल करंट जो है टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे जो करंट होता है वो हमें देखने को मिलता है। और ट्रोपोस्फियर का सबसे ज्यादा थिक लेयर कहाँ होता है? इक्वेटर पे। ओके, ऑलराइट। Why? It is due to the intense convectional current transporting heat to high altitude. Contains dust particles and water vapor. ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर होता है, where climate and weather changes occur. तो ट्रोपोस्फेयर में आपका क्लाइमेट और वेदर चेंज आपको देखने को मिलता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर। तो हर 165 मीटर पे आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होते जाता है। इसीलिए जब हम ऊपर जाते हैं तो आप देखोगे वेन एवर यू आर इन द प्लेन, आप जब प्लेन में हैं तो अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा रहता है, पहले के एयर इंडियाज में ना इंफोटेनमेंट सिस्टम्स होता था, तो वहां पर डोमेस्टिक फ्लाइट में तो वहां पर दिखाता है -4, -3, -5 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर, पीक समर, मई जून के महीने में जब 45-50 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो आप ऊपर उड़ रहे हो तो -4, -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखाता है। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि विंग्स के फ्लैप पे, ये जो आपका एरोप्लेन होता है उसके विंग्स के फ्लैप पे आइसिकल जमा हो जाता है, आइस जमा हो जाती है, जब वो लैंड करता है तब पता चलता है। ओके, यस। द ट्रोपोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यहीं पर जो है आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। ट्रोपोपॉज, व्हाट इज अ ट्रोपोपॉज? सो ट्रोपोपॉज इज ए zone which separates troposphere from stratosphere। जो जोन जो है जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नियरली कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ approximately -80 डिग्री सेल्सियस over the equator and -45 डिग्री सेल्सियस over the poles। ठीक है। सो ट्रोपोपॉज का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा गिर जाता है इक्वेटर के ऊपर बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा होता है। सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग मोर डिस्टेंस तो ऑब्वियसली टेम्परेचर विल गो लेस। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर का। सो इट इज लोकेटेड अबव द ट्रोपोपॉज। तो यहां पर ऐसे देखना, दिस इज द लैंड, ये लैंड है, तो ये हो जाता है आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है ट्रोपोपॉज और उसके ऊपर आपका ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या रहता है? प्लीज रिमेंबर दिस, ओजोन लेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन लेयर हाउस होता है, ठीक है, O3 का लेयर। अब्सॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इससे क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो अब्सॉर्ब होता है, शील्डिंग लाइफ फ्रॉम हार्मफुल एनर्जी। ओके, हार्मफुल एनर्जी, कौन सा एनर्जी? यूवी रेस। ओके, यूवी रेस इज अ कैंसर कॉजिंग रे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इट्स अ कैंसर कॉजिंग रे। एंड इसीलिए जो है अगर आप देखोगे तो इन द पास्ट 50 ईयर्स, 40-50 ईयर्स, द incidences of skin cancer has increased multiple times। स्किन कैंसर का जो इंस्टेंसेस है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुका है।
All forms of cancer has increased. You take an example, breast cancer. बिकॉज आप देखोगे फर्टिलाइजर्स की वजह से हरियाणा में, हरियाणा एंड पंजाब बोथ, वहां पर ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर अप टू 70% women are of the age group, particular age group, are suffering from breast cancer. एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू फर्टिलाइजर्स. लेकिन यहाँ पर जो स्किन कैंसर है वो इसलिए हुआ है बिकॉज जो ओजोन लेयर है उसका थिनिंग हुआ है. देर आर होल्स, ओजोन होल है, और उसके वजह से, ओजोन लेयर होल की वजह से, पीपल आर गेटिंग स्किन कैंसर मोर ऑफन. ओके, ऑल राइट. अब इसके ऊपर क्या होता है? मीजोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है मीजोस्फेयर होता है. इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर अप टू 80 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक जाता है. टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड रीचिंग एज लो एज -100 डिग्री, एंड इट टर्मिनेट्स एज एट मीजोपॉज. अब हम आ जाते हैं आयोनोस्फेयर में. Ionosphere, it is positioned between 80 and 400 kilometers. It contains electrically charged ions. नाम ही से आपको पता चल जा रहा होगा इसमें क्या रहता है. इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होता है विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा यूपीएससी पूछ लेगा कौन से लेयर से रेडियो वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट होता है. चार ऑप्शन: स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयोनोस्फेयर. ओके, याद रखना आयोनोस्फेयर. ठीक है. द टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड. बड़ा इंटरेस्टिंग है, आयोनोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बाकी लेयर्स में टेम्परेचर डिक्रीज होता है. ओके. अब हम आ जाते हैं सबसे ऊपर वाले लेयर में, एक्सोस्फेयर में. एक्सोस्फेयर में क्या होता है? इट इज द अपर मोस्ट लेयर अबव द थर्मोस्फेयर. लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है हमें अबाउट द एक्सोस्फेयर, ऑलराइट. और वो क्या होता है? एक्सोस्फेयर ग्रेजुअली मर्ज कर जाता है आउटर स्पेस के साथ. ठीक है. सो कमर्शियल जेट्स, आप ये बताइए, कमर्शियल जो आपका प्लेन होता है, कमर्शियल जेट्स कौन से, ओके, कौन से लेयर में फ्लाई करता है? कौन से लेयर में फ्लाई करता है? विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर? लोअर स्ट्रेटोस्फेयर. वेरी गुड. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. कमर्शियल जेट्स जो है वो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में मूव करेगा. ठीक है. दिस कैन बी अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन इन मल्टीपल एग्जामिनेशंस. Okay. Key factors influencing human life includes temperature, pressure, winds, humidity, clouds and precipitation. तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपका, ओके, एटमॉस्फेयर जो है इसमें हमें देखने को मिलता है, और ह्यूमन लाइफ को ये एक तरीके से गाइड करता है. ओके. एयर इज बोथ कलरलेस एंड ओडोरलेस, एंड इट इज परसेप्टेबल ओनली थ्रू इट्स मूवमेंट एज विंड. एयर जो होता है इट्स अ कलरलेस एंड ओडोरलेस थिंग, and it is perceptible only through its movement as wind. You'll not believe this, but your chapter is over. ये वाला चैप्टर खत्म हो गया. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सोलर रेडिएशन पे. ऑलराइट, सोलर रेडिएशन पे very important chapter. Radiation is very important. See, certain things are very important for you. Radiation, insolation, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है सैलिनिटी, ओशन सैलिनिटी. ठीक है. ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देखो, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि रुक जाओ. पीपल हु वेयर गेटिंग, जो पैनिक कर रहे थे, ठीक है, पैनिक कर रहे थे, टेम्परेचर इन्वर्जन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. आप में से जो जो पैनिक कर रहे थे कि यार एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहा, फुल लेंथ में मार्क्स नहीं आ रहा, फुल लेंथ में मार्क्स कैसे आएगा जब तक ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक इन्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक रिवाइज नहीं करोगे? तो रुको ना, मई के फर्स्ट वीक तक रुको. May के first week से you will be getting, okay. I am sure that you all will be giving tests, right? May के first week से, और May के first week से आप टेस्ट दोगे तो I can guarantee 100 प्लस सबके आना शुरू हो जाएंगे. अभी 60, 65, 70 ठीक है,
देके चले जाओ, मतलब जाके बैठ जाओ टेस्ट पे। वो आपको एक मिल जाएगा उससे, आपको एक द होल कैसे टेस्ट देना है वो वाला माहौल मिल जाएगा। बट अभी के लिए फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट फोकस, ऑलराइट, डोंट फोकस ऑन दिस। एंड यस, अभी जो है एग्जाम बात चल रही है, देखो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। 25 मई को बहुत सारे जगह पे फेजेस में इलेक्शंस हैं। तो यहाँ पर आप समझो 26 मई को इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यूपीएससी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यूपीएससी। अब यहाँ पर एक रीजन क्या है, ओके, यहाँ पर एक रीजन क्या है कि पहले के जमाने में 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले यूपीएससी का एग्जाम अगस्त में होता था, ओके। उसके पहले यूपीएससी का एग्जाम जुलाई जून में होता था, और अक्टूबर तक आपका वो होता था, बहुत समय होता था। मतलब अभी जैसे है ना कि तुरंत ये कर देते हैं 90 दिन में मेंस, मेंस के लिए 5-6 महीने मिलते थे, 4 से 5 महीने मिलते थे। पीपल यूज टू कम टू दिल्ली और 1 महीना यहाँ पर तफरी करते थे कि क्या कर सकते हैं, कोई कोचिंग हो जाता था कि नहीं। सो लिटरली यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच, इस टाइप का सिचुएशन होता था यूपीएससी में। अब क्या कर दिया है, तो इसीलिए कभी भी इलेक्शन के साथ यूपीएससी का क्लैश नहीं करता था। इलेक्शंस आल्सो यूज्ड टू हैपन अर्ली, इलेक्शन भी तो मार्च में हो जाते थे ना, मार्च अप्रैल में। एंड बाय मई, फर्स्ट वीक, मई सेकेंड वीक, दे यूज्ड टू टेक ये ओथ ले लेते थे। एंड बाय द टाइम जून जुलाई में, जब आपका प्रीलिम्स का पेपर आता था जून जुलाई या अगस्त में, वेन एवर इट वॉज, तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं होती थी। इस बार इट इज अ यूनिक थिंग। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि जो टीचर्स हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ग्रुप बी वाले हैं, हु वांट टू गिव द यूपीएससी एग्जामिनेशन, उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज उनको इलेक्शन ड्यूटी करनी होगी। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स आर ऑल्सो वोटिंग सेंटर्स, और दे आर ऑल्सो यूपीएससी सेंटर्स। तो एक दिन में सैनिटाइज करना पॉसिबल नहीं है। सो आप सोच सकते हो दैट ओके, हम यहाँ पर 26 मई सोच के ही तैयारी कर रहे हैं कि हमें तो भाई 26 मई को देना है, आई डोंट केयर। लेकिन आई विल से दैट आप होप्स हाई कर सकते हो दैट द टेस्ट विल बी उस जो हम लोग का यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो हो सकता है एक आध महीने आगे पीछे हो जाए, ओके, आगे ही होगा, पीछे नहीं होगा, ऑलराइट, ठीक है। 1 महीने हाँ पॉसिबल है, 1 मंथ, अ मंथ, ओके, ठीक है। अब चलो हम लोग सोलर रेडिएशन पे आते हैं। लेकिन हमें अभी के लिए 26 में ध्यान में रखना है। हो सकता है यूपीएससी ना बोले, जब यूपीएससी कोर्ट में जाके ये बोल सकती है दैट यू रिक्वायर 1 डे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो वो कुछ भी कर सकता है ना, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट भाई। वो गया था ये सॉलिसिटर जनरल, एंड ही सेड कि 1 महीना लगता है प्रीलिम्स में और एक दिन लगता है पर्टिकुलर एग्जाम में। मतलब यूपीएससी का कोई भी एग्जाम को आप 1 महीने में निकाल सकते हो। तो ये सारे झूठ बोल रहे हैं एस्पिरेंट्स, ओके। एनीवेज, बात करते हैं सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन, अर्थ सरफेस एंड इंसोलेशन। तो अर्थ सरफेस जो है वो प्राइमरली कैसे एनर्जी रिसीव करता है, शॉर्ट वेवलेंथ्स पे, okay? ये आता है ना, अर्थ है ये, सपोज दिस इज अर्थ, और बाहर से सनलाइट से हमें एनर्जी मिलता है ना। क्या हम बोलते हैं, सन इज व्हाट, लाइफ प्रोवाइडर। सन इज ए लाइफ प्रोवाइडर ऑन आवर प्लैनेट, हमें लाइफ प्रोवाइड करते हैं। विदाउट सन देयर शैल बी नो लाइफ, है ना। डूम्स डे एक बोला जाता है, व्हाट इज वन प्रोडिक्शन ऑफ अ डूम्स डे। ये प्रोडिक्शन है कि एक मेगा वोल्केनो वो फटेगा, जैसा फटा था क्रैकोटा में करके, आपने सुना है क्रैकोटा, हमने डिस्कस किया था, इंडोनेशियन, 1883 में। वो वर्ल्ड का टेम्परेचर -0.73 से घट गया था, 0.73
डिग्री सेल्सियस से घट गया था फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। और अगर ऐसा होगा, डूम्सडे प्रिडिक्शन क्या है कि एक मेगा वोल्केनो फटेगा और वर्ल्ड के अराउंड चारों तरफ इनगल्फ हो जाएगा वो डस्ट पार्टिकल, और सनलाइट जो है वो हमारे अर्थ पे नहीं आ पाएगा। ओके। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं सोलर रेडिएशन को? प्लीज रिमेंबर दिस, इंसोलेशन। ओके। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम बोलते हैं इंसोलेशन, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स द एनर्जी which is received by the earth. Okay. अर्थ का जो जियोइड शेप है, sunlight falls obliquely at the top of the atmosphere with the earth intercepting a small portion of solar energy. Because of earth's shape, अर्थ का जो हमारा शेप होता है पर्टिकुलर शेप है, जियोइड शेप है, एक आप कह सकते हो एक तरीके का स्फेरिकल जो शेप है, उससे सनलाइट जो है वो इक्वली नहीं फॉल करता है। वो कैसे फॉल करता है? ऑब्लिकली फॉल करता है एट द टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर। इट इज ऑल ड्यू टू द अर्थ शेप, और उसके वजह से अर्थ जो है वो सारा नहीं लेता है। नॉट एवरी every radiation is taken by the earth, only is certain, okay, certain आप ये कह सकते हो एक सर्टन उसका परसेंटेज ही हम लेते हैं। सो डू यू थिंक दैट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? अगर हम 100% सोलर इंसोलेशन लेने लगे तो अर्थ में लाइफ विल बी हॉस्टाइल बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर। ये भी एक ये भी एक बड़ा रीजन है। ऑलराइट। एवरेज इंसोलेशन एट द टॉप ऑफ एटमोस्फेयर इज 1.94 कैलोरीज, कैलोरीज में काउंट होता है। ओके, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कैलोरीज क्या होता है? थोड़ी ना जंक फूड खा रहा है। कैलोरीज इज बेसिकली बर्निंग रेट। ऑलराइट, कि जैसे हम 700 कैलोरीज बोलते हैं, यस इट इज, तो उतना आपको लगेगा टाइम इसको बर्न करने में। 800 कैलोरीज, 50 कैलोरीज अगर बोल रहे हैं तो कम समय लगेगा, राइट? तो ये चीज होती है। नॉट कि अर्थ जंक फूड खा रहा है, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा रहा है तो कैलोरीज आ रही है उसको, ऐसा नहीं। सोलर आउटपुट वेरीज स्लाइटली थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू अर्थ और सन डिस्टेंस। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देर इज दिस टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ये बेसिक टर्म्स पूछते रहता है इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में। एफिलियन, व्हाट इज एफिलियन? इट अकर्स व्हेन अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन जुलाई द 4th। पेरिहीलियन, it happens on January 3rd when the earth is closest to the sun, resulting in slightly higher insolation compared to July 4th. Okay. सो अफिलियन में क्या होता है? अफिलियन में क्या होता है मेरे भाई? अफिलियन में आपका अर्थ का जो डिस्टेंस है इट इज फारदेस्ट। ऑलराइट। सेलेस्टियल बॉडी का कोई ऑर्बिट होता है, ऐसे नॉर्मली हम अर्थ और सन की बात कर रहे हैं, लेकिन अफिलियन किसी में भी हो सकता है। अफिलियन बेसिकली एक ग्रीक ग्रीक वर्ड है, एपो, एपो विच मीन्स अवे। एपो का मतलब क्या होता है? अवे। ओके, हीलियन का क्या मतलब होता है? हीलियोस इज सन, गुड। तो सन इज अवे, याद रख लेना ऐसे। पेरीहीलियन का मतलब क्या होता है? पेरीहीलियन जहां पर आपका जो है सन जो है वो अर्थ के क्लोजेस्ट होता है। ओके, ऑलराइट। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पेरीहीलियन का मतलब होता है, पेरी का मतलब होता है अराउंड, और हीलियन का मतलब सन, तो अराउंड द सन इज योर पेरीहीलियन। ठीक है। ओके, तो हाइयर इंसोलेशन हमें कब मिलता है? पेरीहीलियन में। ये रिमेंबर कर लेना, व्हाई? बिकॉज यूपीएससी ज्योग्राफी में कुछ इजी इजी क्वेश्चन देता है। जैसे आपको याद होगा 2022 के प्रीलिम्स में समर सॉलिस्टिस पूछ लिया था। इन द 2022 पेपर दे हैड आस्क्ड अबाउट समर सॉलिस्टिस, तो अब यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। इस था डेट पूछा था समर सॉलिस्टिस का। ठीक है, ऑलराइट। और इजी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी टॉपिक का इजी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले भी बताया है, फर्स्ट रीडिंग में 20 से 25 आसान क्वेश्चन रहते हैं, 20 से 25 इजी क्वेश्चन रहते हैं, उनको कैच कैसे भी करके हमें कर लेना है, बिकॉज देन दैट विल ब्रिंग सर्टेनिटी इनटू योर होल प्रोसेस।
वंस इफ यू आर नॉट एबल टू कैच दोस क्वेश्चंस, 20 से 25 क्वेश्चन जो इजी पीजी रहते हैं, व्हाट विल हैपन, फिर उसके बाद पूरा पेपर आपका अनसर्टेनिटी पे रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, इतने लकी नहीं हो आप कि आपका तुक्के मार के, या इफ यू आर नॉट श्योर बिटवीन 50-50 ऑल्सो, तो आपका निकल जाए पेपर। ओके, इसीलिए जो है थोड़ा सा हार्ड वर्क पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। दिस वेरिएशन इन सोलर आउटपुट is overshadowed by factors like land sea distribution, atmospheric circulation, okay, with minimal impact on the daily weather. डेली वेदर पे ज्यादा इस पे इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन लैंड सी डिस्ट्रीब्यूशन और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन, ओके, द होल सोलर आउटपुट। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन एट अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इंसोलेशन वेरिएशन? तो यहां पर जो है सबसे पहले इंसोलेशन डे के हिसाब से भी चेंज होता है। डे में सबसे ज्यादा इंसोलेशन कब मिलेगा? व्हेन इज द टाइम व्हेन यू विल रिसीव द मैक्सिमम इंसोलेशन? कैन आई से आफ्टरनून, व्हेन द सन इज ओवरहेड, 10 से 1 बजे के बीच, है ना? 10 से 1 बजे के बीच व्हेन द सन इज ओवरहेड, एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रात को मिलेगा हमें, करेक्ट? ओके। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग insolation includes Earth's rotation on its axis, obviously जिस यहां पर सन है आपका, तो जिस तरफ आपका अर्थ रोटेट हुआ रहेगा, ऑलराइट, उधर जो है आपको ज्यादा इंसोलेशन मिलेगा, इस वाले पार्ट में आपको कम इंसोलेशन मिलेगा। सो हैव यू वंडर्ड, लाइक हम घूम रहे हैं अभी, कभी कभी ऐसा लगता है पढ़ के हम लोग अभी घूम रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, ओके। देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, किस एंगल से सन का जो रे है वो अर्थ पे स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन ड्यूरेशन क्या है डे लाइट का? तो ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, ये मुझे बताओ कि इसके वजह से इक्वेटर या पोल पे डिफरेंस होगा इंसुलेशन का? बिल्कुल होगा, इक्वेटर पे ज्यादा होगा, बिकॉज व्हाट यू गेट ऑन द इक्वेटर, द डे लाइट, द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इज ग्रेटर व्हेन कंपेयर टू द पोल। पोल पे क्या रहता है, 6 महीने सुबह रहती है, 6 महीने शाम रहती है ना? जल्दी हो जाता है, यू नो, जो डे एंड हो जाता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। आप जाइए फिनलैंड में, आइसलैंड में, नॉर्वे, 5 बजे तक, 5 से 6 बजे तक अंधेरा, इवन इन समर सीजन, ओके, 5 से 6 बजे तक अंधेरा, एकदम अंधेरा हो जाता है। कंपेयर दैट टू इक्वेटर, इक्वेटोरियल कंट्रीज, वहां पर आपको, इक्वेटोरियल कंट्रीज पे आपको मतलब 6 7 7 7:30 8 बजे तक आपको सही रहता है, यू कैन सी द सनलाइट। देन एटमोस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, सो जहां पर क्लाउडेड एरिया है, प्लीज रिमेंबर क्लाउड में सनलाइट छुप जाता है, आप देखते हो क्लाउडेड एरिया पे सनलाइट छुप जाता है, तो जहां पर ट्रांसपेरेंट ज्यादा रहेगा, लेस क्लाउडी रहेगा, वहां पर क्या रहेगा, वहां पर आपको सोलर लाइट अच्छा मिलेगा। सो क्लाउडलेस स्काई आपको कहाँ मिलेगा? क्लाउडलेस स्काई कहाँ पर मिलेगा? कैन आई say that this is something which you will found in the temperate regions, central asia, cloudless sky, वहां पर क्लियर स्काई है, इट्स अ क्लियर स्काई इन द टेम्परेट रीजन्स। यस, वी स्टडीड इन द चैप्टर जहां पर हमने ये पढ़ा था कि कैसे विंड के वजह से, ओके, आपका जो एक्शन होता है, वहां पर हमने ये देखा था कि जो है क्लाउडलेस स्काईज होती है, क्लियर स्काईज होती है, नॉट एग्जैक्टली क्लाउडलेस, लेकिन क्लियर स्काईज होती है सेंट्रल एशिया या टेम्परेट रीजन्स में। उसके बाद लैंड का कॉन्फ़िगरेशन भी मैटर करता है, किस तरीके से लैंड आपका बना हुआ है, ओके। अर्थ एक्सिस एंड लैटिट्यूड, तो अर्थ का जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री पे टिल्टेड है, ऑलराइट, एंड इट सिग्निफिकेंटली impacts the insolation distribution. Latitude determines the angle of inclination
of solar rays with higher latitude receiving slanted rays. Slanted rays covers less area. तो यहां पर क्या होता है, हायर लैटिट्यूड, कहना इससे हायर लैटिट्यूड is leads to less insolation. जहां पर हायर लैटिट्यूड होगा आपका इंसोलेशन कम हो जाएगा. ओके, यहां पर आप देख लो कि हायर लैटिट्यूड्स को स्लैंटेड रेज मिलता है. स्लैंटेड रेज क्या होता है, इट कवर्स लेस एरिया रिजल्टिंग इन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिड्यूस्ड नेट एनर्जी पर यूनिट एरिया. It is giving what? Reduced net energy per unit area. Slanted rays also traverse. Okay, slanted rays also traverse a greater atmospheric depth, leading to increased absorption, scattering, and diffusion of energy. Okay. अब यहां पर आप समझिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है. जो स्लैंटेड रेज है, स्लैंटेड मतलब समझते हैं आप, थोड़ा सा टेढ़ा, स्लैंटेड आईज ऐसे बोलते हैं ना, स्लैंटेड आईज, तो थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा. सो नाउ डू यू नो, अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो हर डिस्टेंस के साथ, इंक्रीज इन डिस्टेंस के साथ एनर्जी भी लूज होते जाएगी. मान लो कि मुझे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मैं एक रे हूं, सनलाइट, सनलाइट का एक रे हूं, तो उसमें क्या होगा, if I have to travel a larger distance, तो मेरा एनर्जी भी, मेरा क्या होगा, एनर्जी भी लूज होगा. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, ठीक है. पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमोस्फेयर. ओके, तो एटमॉस्फेरिक ट्रांसमिशन हम बात करते हैं. एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन विद इन द ट्रोपोस्फेयर. अभी हमने जस्ट पढ़ा है ट्रोपोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और exosphere, right? Water vapor, ozone and other gases absorb near infrared radiation. ठीक है, तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है उसको पास करने देता है, इट इज प्राइमरली ट्रांसपेरेंट. उसके बाद ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपको वाटर वेपर मिल जाएगा, ओजोन एंड अदर गैसेस, दे अब्सॉर्ब नियर इंफ्रारेड रेडिएशन. Small suspended particles in the troposphere scatter visible lights both towards the space and the earth surface, जिससे आपको स्काई का कलर पता चलता है ब्लू. तो वो देखते हो जब सन होराइजन पे रहता है तो रेडिश रहता है, व्हेन द सन इज ओवरहेड तो ऑरेंजिश लगता है हमें. ये किसके वजह से लगता है, दिस इज ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें पढ़ना इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक में आपको ये पढ़ना, साइंस वाला पार्ट. सी ऑलवेज रिमेंबर, साइंस एंड टेक में ना आपका दो पार्ट होता है, साइंस एंड टेक. हम जनरली टेक पे ज्यादा फोकस करते हैं, वी फोकस मोर ऑन द टेक पार्ट. आपको फोकस कहां करना है, साइंस पे भी करना है. ऑलराइट. Red hues of sunrise and sunset along with the blue sky is the result of atmospheric light scattering. Okay, it is the result of atmospheric light scattering. जो स्कैटर हो जाता है ऐसे 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 ऐसे, ये सारा क्या करता है, हमें परसीव करने के लिए अलाउ करता है कि स्काई इज ब्लू. स्काई का कलर नहीं होता है कुछ, वो हम परसीव करते हैं. कि कलर्स को हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं बेस्ड अपॉन different scattering phenomena. Spatial distribution of insolation. Spatial distribution of insolation at Earth's surface. So there is variation in insolation. सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक नेक्स्ट आईएएस का जिन्होंने टेस्ट दिया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, इंसोलेशन पे क्वेश्चन था. देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन इंसोलेशन कि इंसोलेशन कैसे ज्यादा रहता है, इक्वेटर पे ज्यादा रहता है कंपेयर टू द पोल्स. इस टाइप से क्वेश्चन था. So variation in insolation. Insolation varies widely across latitude. Tropics receive 320 watt per meter square.
ऑफ इंसोलेशन, प्लीज रिमेंबर दिस, ये आपका ऐसा यूनिट हो गया इंसुलेशन का, व्हाइल पोल्स रिसीव अबाउट 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यार उनका आंसर गलत था, पता है, उस नेक्स्ट आईएएस में उन्होंने दिया हुआ था पोल्स पे ज्यादा इंसुलेशन रहता है कंपेयर टू ट्रॉपिक्स, और उसको उन्होंने बाद में करेक्ट भी किया। दिस इज समथिंग दे हैड करेक्टेड लेटर ऑन आल्सो। ओके, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स रिसीव मैक्सिमम इंसुलेशन ड्यू टू मिनिमल क्लाउड कवर। मिनिमल क्लाउड कवर की वजह से जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होता है वो क्या करता है, मैक्सिमम इंसोलेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे आपको मिनिमम क्लाउड कवर, अभी हमने पढ़ा था ना, क्लाउड कवर जहां कम रहेगा, दोज प्लेसेस विल रिसीव द मैक्सिमम इंसोलेशन। करेक्ट। इक्वेटोरियल रीजन्स receives less insolation when compared to the tropics। तो इसको भी आप याद रखना। ऑलराइट, ट्रॉपिक्स के पास, ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज्यादा इन, इक्वेटोरियल क्या होता है, इक्वेटोरियल इज द जस्ट द मिडिल पाथ जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उस पर्टिकुलर रीजन्स में, उस पर्टिकुलर रीजन में इक्वेटोरियल रीजन जो है इट हैज लेस इंसोलेशन कंपेयर टू द ट्रॉपिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ नुआंस यू हैव टू रिमेंबर। ट्रॉपिक्स में ज्यादा पोल से एंड ट्रॉपिक्स में ज्यादा इक्वेटर से भी। ओके, ऑलराइट, प्लीज रिमेंबर दिस। अब ये बता सकते हो, ओके, ये आप बता सकते हो कि इंसोलेशन इक्वेटर पे क्यों है, इक्वेटर पे इंसोलेशन लेस क्यों है, ट्रॉपिक्स पे ज्यादा कैसे, फिर पोल्स पे फिर घट जाता है, पोल्स पे फिर घट जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? वेरी गुड, यू आर करेक्ट। इक्वेटर पे क्लाउड कवर ज्यादा रहता है, इक्वेटर पे क्लाउड कवर ज्यादा रहता है, इंक्रीज्ड क्लाउड कवर है, उसकी वजह से इंसोलेशन कम रहता है। ऑलराइट, ठीक है। एंड देन विंड एक्शन, देयर इज ऑल्सो, इक्वेटर पे विंड एक्शन ज्यादा रहता है। ऑलराइट, इसीलिए उसके वजह से इंसोलेशन जो है वो आपको, ऑलराइट, वो आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है, ऑलराइट। दूसरी चीज क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट गौरी वाज सेइंग, करेक्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो वो भी अलग होता है, एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स। ओके, तो ये जो है, ऑलराइट, ये जो है ये भी ट्रॉपिक्स पे ज्यादा, ऑलराइट, ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा इंसोलेशन हमें देखने को मिलता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, ऑलराइट। सो यहां पर हम लिख देते हैं आपके लिए, प्लीज रिमेंबर, सबसे ज्यादा कहाँ होता है इंसोलेशन? ट्रॉपिक्स पे होता है, देन आपका इक्वेटर पे होता है, देन आपका पोल्स पे होता है। सो मैं बोल सकता हूँ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ये चीज याद रहेगी सभी को। okay. Insolation is higher over continents compared to ocean at the same latitude। इंसोलेशन जो है वो कॉन्टिनेंट्स पे ज्यादा रहता है, इंसोलेशन जो है वो कॉन्टिनेंट्स पे ज्यादा रहता है कंपेयर टू ओशंस। ऑलराइट, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्लाउड कवर, अगेन अगेन क्लाउड कवर। ओशन जो है वहां पर क्या होता है, ग्रेटर इवेपोरेशन होता है। प्लीज रिमेंबर दिस, ओशंस पे क्या होता है? देयर इज अ ग्रेटर इवेपोरेशन, पानी है ना, ओशन है क्या, पानी है, तो ग्रेटर इवेपोरेशन होगा, तो ओशंस पे आपको क्लाउड ज्यादा मिलेंगे। ऑलराइट, विंटर मंथ्स एक्सपीरियंस डिक्रीज्ड रेडिएशन इन मिडल एंड हायर लैटिट्यूड्स कंपेयर्ड टू समर। सो विंटर मंथ्स जो होता है वहां पर आपको डिक्रीज्ड इंसोलेशन मिलता है, ओके, कंपेयर्ड टू समर, स्पेशली एट मिडल एट एंड हायर लैटिट्यूड, विंटर में बहुत ही कम इंसुलेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमोस्फेयर,
So let us talk about the methods of heating and cooling. So Earth absorbs solar radiation and transmits heat to nearby atmospheric layers in long wave form. ऐसे होता है, अर्थ है ये आपका, ये सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है और फिर आसपास के लेयर पे लॉन्ग वेव फॉर्म में हीट को आपको ट्रांसफर कर देता है। पहला वे कैसा है जिसके थ्रू हम अर्थ हीट्स अप? सी, अर्थ का हीटिंग अप इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। इट इज बिकॉज अर्थ हीटेड अप, लाइफ फॉर्म वाज सपोर्टेड। पहले क्या था, अर्थ जो था पहले बहुत गर्म था, उसके बाद बहुत ठंडा हो गया, रैपिडली कूल हो गया, और उसके बाद फिर एक परफेक्ट टेम्परेचर फॉर लाइफ सपोर्ट करने के लिए धीरे धीरे करके वो हीट अप होने लगा। तो आपको ये पता है ना, ग्रीन हाउस गैसेज इन इटसेल्फ इज नॉट बैड, because it is greenhouse gas which made our planet livable. It is the greenhouse gas which made our planet livable, and it is due to the excess of greenhouse gas that we are in problem. We are not in problem because of greenhouse gas. We are in problem because of the excess of greenhouse gas. इस चीज को आप याद रखें। सो सबसे पहला जो मेथड है कंडक्शन है। कंडक्शन में क्या होता है, स्लो हीटिंग ऑफ एयर इन कांटेक्ट विथ लैंड। ऐसा एयर जो कि लैंड के कांटेक्ट में रहता है, विच लीड्स टू ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ द अपर एटमॉस्फेरिक लेयर। ऑलराइट, एनर्जी ट्रांसफर अकर्स between bodies of unequal temperature until equilibrium is reached। यहां क्या बोल रहे हैं, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी एरिया में एनर्जी ट्रांसफर होते रहेगा जब तक जो हायर एनर्जी एरिया है और लोअर एनर्जी एरिया है वो सिमिलर ना हो जाए। ओके, और कंडक्शन की वजह से लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर हीट अप होता है। क्यों? बिकॉज अगर आपने देखा, व्हाट विल हैपन हियर, ओके, वहां पर आसपास के, ओके, आसपास के बॉडीज जो है वो अपना टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे लेके आते। ओके, अब कंडक्शन जो है, ओके, कंडक्शन जो है, प्लीज रिमेंबर, यहां पर है हीट ट्रांसफर कहां होता है, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है, दैट कंडक्शन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड that why it will only heat up the lower atmosphere, because it is in contact, the lower atmosphere in closest in contact, तो कंडक्ट करेगा। बोलते हैं ना, हीट कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। तो कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्ट करता है जब आप कांटेक्ट में रहते हैं। तो कांटेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक आप हीट अप नहीं कर सकते, इसीलिए कंडक्शन की वजह से लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर में हीट प्राइमरली कंडक्ट होता है। इसको याद रखना, दिस माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर योर साइंस वाला पोर्शन। ओके, वो आया था एक बार, याद है आपको, एक क्वेश्चन आया था, लिड लगा लेने से क्या जल्दी खाना पक जाता है। 2021 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन था, एंड दिस वाज ए क्वेश्चन इन 2013 सीएपीएफ, कुकर वाला जो क्वेश्चन है। तो व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज हम सीडीएस और सीएपीएफ का भी क्वेश्चंस कर लेंगे। आप अभी, आई थिंक समबडी हैड सेंट दोस डॉक्यूमेंट्स, किसने भेजा था मैं भूल गया, किसी ने सीडीएस और सीएपीएफ का पूरा पीवाईक्यू भेज दिया है। ओके, वेदर इट वाज, आई एम नॉट वेरी श्योर हु वाज इट। नव ने भेजा, ठीक है, ऑलराइट। कन्वेक्शन, ऑलराइट, कन्वेक्शन क्या होता है, सो इससे वर्टिकल हीटिंग of the atmosphere as heated air near the earth's surface rises, forming currents that transfer heat। okay, तो यहां पर समझो आप, कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू मूवमेंट ऑफ एयर, एयर के मूवमेंट से होता है, वेयर एज कंडक्शन में आपको कॉन्टैक्ट से होता है, और कन्वेक्शन में मूवमेंट ऑफ एयर से होता है। सो कन्वेक्शन जो है ट्रोपोस्फेयर में आपका हीटअप करेगा, इट विल बी ए हायर एरिया। ऑल राइट, एंड देन कम्स योर एडवेक्शन। व्हाट इज एडवेक्शन? तो ये, इट्स द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर विच फैसिलिटेट्स हीट ट्रांसफर। इन एडवेक्शन आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है, ओके, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के थ्रू ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोशन भी कहते हैं। Alright. Horizontal advection is significant, especially in middle latitudes, contributing to diurnal weather variations. Diurnal weather variation का मतलब क्या होता है? There was a question on diurnal. Okay, diurnal पे एक क्वेश्चन आया था, बट नॉट ये diurnal. एक था nocturnal and diurnal. All right. तो ये diurnal weather variation है. That's the fluctuation that occurs throughout the day. Fluctuation जो ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में बहुत गर्मी पड़ने लगी और अचानक से 2 घंटे के बाद ठंडी पड़ने लगी, तो ये सारा जो है एडवेक्शन की वजह से की वजह से होता है। कहां पर? मिडिल लैटिट्यूड्स पे। ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर एक्सपीरियंस लोकल विंड सच एज लू ड्यू टू एडवेक्शन। लू कहां से चलता है? लू आपका हरियाणा से बिहार तक चलता है। ओके, लू इज लाइक अ ट्रेन, राइट? बहुत सारी ट्रेन चलती है ना बिहार से हरियाणा पंजाब। ओके, तो ये जो है पर्टिकुलर लू जो है, इट्स अ लोकल विंड, और इससे आपने सुना होगा ना, उत्तर भारत में लू का कहर, 80 लोगों की जान गई। उत्तर भारत में लू का कहर, 250 लोगों की जान गई, स्कूल स्कूल बंद, ऐसे बोल के कर देते हैं। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में जनरली होता है। कैसे होता है? एडवेक्शन से होता है। व्हाट इज एडवेक्शन? इट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। प्लीज रिमेंबर दिस, ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन इट हैपेंस बाय हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे 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 चलेगा, वर्टिकल मतलब ऐसे 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 चलेगा, तो वो साइडवेज मूवमेंट ऑफ एयर विच इज साइडवेज। प्लीज रिमेंबर दिस। एडवेक्शन में क्या होता है? आपका हीट ट्रांसफर साइडवेज होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। ओके, नाउ लेट अस कम टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का नेचर क्या है? अर्थ रिसीव्स इंसोलेशन। अर्थ जो है, इट विल रिसीव इंसोलेशन इन शॉर्ट वेव फॉर्म, हीटिंग इट्स सरफेस। Heated Earth will emit energy to the atmosphere in long wave form known as terrestrial radiation. तो अर्थ जो है जब ऊपर से सन से आ रहा है तो इंसोलेशन कैसे आएगा? शॉर्ट वेव फॉर्म में, और उसको रिफ्लेक्ट किस में करेगा? लॉन्ग वेव फॉर्म में, और उसको हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब यहां समझो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से ही आपका जो अर्थ है वो लिवेबल हुआ है। It is the reason why your earth has become livable. It indirectly heats the atmosphere and it is primarily absorbed by greenhouse gases, which are notably carbon dioxide. तो जो ये reflected long wave radiation है, वो जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह क्या करता है? कैप्चर कर देता है। हमने क्या पढ़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्शन आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें यही पढ़ा है ना कि अगर आता है वेव और उसके बाद रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड तो इट ट्रैप्स। CO2 क्या करता है? रिफ्लेक्ट करने, जब रिफ्लेक्ट होता है तो उसको ट्रैप कर लेता है। तो यही चीज हो रही है। दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टेट पीसीएस में। स्टेट पीसीएस के मेंस में 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। राइट, आई सॉ, आई थिंक किसका, किसी स्टेट पीसीएस का पेपर देख रहा था, उसमें 15 नंबर का बताइए ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। All right, so that is the difference. All right, that is the difference that we are seeing. There is a very steep divergence. There is rather a very steep divergence between what you can study for state PCS and what you can study for UPSC. मे बी 15-20 साल पहले ये बात सच होती थी, दैट आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस भी निकल जाएगा। ओके, आज के डेट में ऐसा नहीं है। स्टेट पीसीएस के लिए आपको अलग तैयारी करनी पड़ेगी और एंड यूपीएससी के लिए आपको अलग तैयारी करनी पड़ेगी। Atmosphere subsequently radiates and transmits heat back into the space. This process maintains a constant temperature at Earth's surface and in the atmosphere. लेकिन terrestrial radiation due to the greenhouse effect बढ़ रहा है।
एंड उसके वजह से अर्थ जो है आपका हीट अप हो रहा है। आपने याद होगा व्हाट इज द एम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज को बाई 2100, एंड इफ पॉसिबल 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना। दैट इज व्हाट पेरिस एग्रीमेंट सेज। एवरीबडी रिमेंबर्स दैट। ओके, अब हम आते हैं हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ पे। व्हाट इज द हीट बजट? तो it is basically maintenance of the thermal equilibrium. Earth maintain its temperature by balancing incoming insolation with outgoing terrestrial radiation. तो जो आ रहा है यहां पर समझो, इट इज बेसिकली द हीट बजट इज समथिंग कि यहां पर सन से आ रहा है, वी आर गेटिंग रेडिएशन फ्रॉम द सन, ओके, इंसोलेशन फ्रॉम द सन, और हम कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और उसी के बैलेंस को, प्लीज रिमेंबर दिस, द बैलेंस बिटवीन अब्सॉर्बिंग द इंसोलेशन एंड रिफ्लेक्टिंग द रेडिएशन, उसको हम क्या बोलेंगे? हीट बजट। बजटिंग कर रहा है अर्थ कि कितना टेम्परेचर नेसेसरी है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। नाउ कैन आई से दैट ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैस फेनोमेना, ड्यू टू द पोल्यूशन एंड ड्यू टू अदर थिंग्स, ये जो पर्टिकुलर हीट बजट है वो डिसबैलेंस हो रहा है। वी आर absorbing more than we need। जितना हमें एब्जॉर्ब करना है उससे ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिससे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। प्लीज रिमेंबर दिस, देर आर टू phenomena, one is global warming and the other is climate change। बोथ आर एक्सक्लूसिव। हम हमेशा क्या करते हैं, एक ही साथ नाम लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज इज अ नेचुरल फेनोमेना which is accelerated by anthropogenic activities, whereas global warming is the gradual warming up of the earth due to the increase in greenhouse gases। अब जो ग्रीन हाउस गैस में इंक्रीज हुआ है दोस्त, उसके वजह से क्या हो रहा है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ट्रैप हो जा रहा है। जो जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है वो बाहर अर्थ के नहीं जा रहा है। ऑलराइट, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। During transit through the atmosphere, some insolation is reflected, scattered, and absorbed, with only a portion reaching the Earth's surface। जब इंसोलेशन आ रहा है, सन की लाइट आ रही है, ऐसे समझो, इंसोलेशन भारी वर्ड हो गया। जब सन की लाइट आ रही है तो उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ स्कैटर हो रहा है, कुछ एटमोस्फेयर में अब्सॉर्ब हो जा रहा है, देन सम पोर्शन इज कमिंग एंड स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। उससे क्या हो रहा है? हमारा एक प्लेजेंट माहौल बन रहा है, हमारा एक टॉलरेबल टेम्परेचर बन रहा है। अगर 100% अर्थ का अर्थ पे इंसोलेशन आने लगे तो क्या होगा? लाइफ विल नॉट सर्वाइव। लाइफ इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव माई फ्रेंड। एंड यू नो इट्स अ, आप अगर देखो तो अजूबा है ये लाइफ जो है अर्थ में, दैट परफेक्ट कंडीशंस किस तरीके से बने, दैट यू नो इन दिस यूनिवर्स देयर इज दिस वन प्लैनेट which is now supporting such a highly intelligent life। और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता, मान लो कि हमारा एटमोस्फेयर में पर्टिकुलर गैस जो है वो चेंज होता, कुछ ज्यादा हो जाता, ओजोन कम हो जाता या ओजोन ज्यादा हो जाता या कुछ हो जाता, even minute difference would have not supported lifestyle whatever we are today। All right, so I think that you need to be thankful। रोई रोई बंद करो अब थोड़ा। You need to be thankful that you are born as a human and you can feel life as it is। Okay, approximately 35 units of incoming solar radiations are reflected back before reaching the Earth's surface. 27 units are reflected from top of the clouds. 2 units are reflected from snow and ice covered areas. Please remember this. Now, do you think that the glaciers are important and the black soot on the glaciers are deadly? Because जो ग्लेशियर होता है उसका भी एल्बिडो, एल्बिडो हम बोलते हैं ना, एल्बिडो इज हाइयर
राइट, याद है आपको एल्बिडो हमने पढ़ा था। एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कंस्टिट्यूट द अर्थ्स एल्बिडो, जितना रिफ्लेक्ट होता है उसको हम एल्बिडो कहते हैं। रिमेनिंग 65 यूनिट्स आर अब्सॉर्ब्ड, तो 100 यूनिट्स में से 35 यूनिट्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है आइदर बाय बाय द टॉप ऑफ द क्लाउड्स, ओके, और ऑलराइट, और बाय अदर थिंग्स, और जो बाकी का 65 यूनिट्स है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अर्थ जो है फिर इसके बाद अर्थ इसमें से 51 यूनिट्स वापस भेज देता है एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, ऑलराइट। और एटमॉस्फेयर इट therefore absorbs a total of 48 units which are radiated back into space. Total radiation returning from earth and atmosphere is 65 units, balancing the total received from sun, maintaining earth's heat budget और हीट बैलेंस। तो हीट बजट ऐसे होता है ना, मम्मी बजट बनाती है ना घर का कि कितना का चावल आएगा, कितना का दाल आएगा, ये सारा बजट बनाती है। उसी तरीके से अर्थ भी बजट बनाता है, कितना मुझे रिसीव करना है, कितना मुझे रिफ्लेक्ट कर देना है, ओके, कितना मुझे रिसीव करना है और कितना मुझे रिफ्लेक्ट कर देना है, ओके। देयर आर रीजनल डिस्पैरिटीज इन रेडिएशन बैलेंस, तो सर्टेन रीजन एक्सपीरियंस अ सरप्लस इन रेडिएशन, ओके। तो कौन से रीजन्स में ज्यादा आपको रेडिएशन मिलेगा, क्या मैं कह सकता हूँ ऑन द इक्वेटर, ऑन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा रेडिएशन मिलेगा कंपेयर टू द पोलर रीजन्स, राइट। तो सरप्लस रेडिएशन अकर्स रफली बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, व्हाइल रीजन्स नियर द पोल हैव ए डेफिसिट, प्लीज रिमेंबर दिस। जो रीजन्स है पोल के पास उनमें क्या रहेगा, एक डेफिसिट हमें देखने को मिलेगा, ओके। Redistribution of heat energy. Surplus heat energy from the tropics is redistributed towards the poles. Okay. सो यहां पर जो होता है आपका हीट एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ट्रॉपिक्स को ज्यादा मिलता है, तो ट्रॉपिक से क्या कर देता है अर्थ, अर्थ जो है सबके लिए इक्वली चाहता है अपने हर रीजन के लिए। तो ट्रॉपिक्स में ज्यादा उसको इंसोलेशन मिलता है, उसको ज्यादा हीट मिलता है, उसको ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो वो पोल्स की तरफ डिसिपेट कर देता है, सॉरी डिसिपेट कर देता है। दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिवेंट्स द ट्रॉपिक्स फ्रॉम एक्सेसिवली हीटिंग ड्यू टू अक्यूमुलेटेड एक्सेस हीट, तो ट्रॉपिक्स को लिवेबल बनाता है, ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। सिमिलरली इट प्रिवेंट्स हाई लैटिट्यूड फ्रॉम बिकमिंग परमानेंटली फ्रोजन, तो आपने देखा है ना कि इन द समर सीजन ग्रीनलैंड वगैरह में और आइसलैंड में टेम्परेचर बिकम्स प्लेजेंट, वहां पर भी 15-17 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर ग्रीनलैंड में ड्यूरिंग समर सीजन। पीपल दे रोम अराउंड इन अ टी शर्ट इन ग्रीनलैंड, okay। Temperature, so heat generated from the interaction of insolation with the atmosphere and earth surface is quantified as temperature। temperature किसको बोलते हैं, जो हीट जनरेट होता है इंसोलेशन की वजह से विद, ओके, जब इंसोलेशन इंटरैक्ट करता है एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस पे, तो एक पर्टिकुलर हम मेजरमेंट करते हैं कि कितना हीटअप हुआ, व्हाट इज द व्हाट इज द टेम्परेचर, उसको बोलते हैं। It reflects the molecular movement of substance particles and it is measured in degrees of hot or cold. So what are the factors which control temperature distribution? Latitude है, लैटिट्यूड है, जब हायर लैटिट्यूड पे आप जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, पोल्स की तरफ टेम्परेचर घटते चला जाता है, करेक्ट। ऑल्टीट्यूड पे, हायर ऑल्टीट्यूड नियर सी लेवल एरियाज जो है दे जनरली एग्जिबिट हायर टेम्परेचर। आप देखोगे मुंबई में जनवरी में भी 17-18 डिग्री सेल्सियस रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। वेयर एज इन दिल्ली एट अ हायर अल्टीट्यूड आप क्या देखोगे, आप कि ड्यूरिंग जनवरी वगैरह 6, 8, 9 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड, ओके। और सी लेवल एरियाज पे हायर टेम्परेचर क्यों रहता है, इनडायरेक्ट हीटिंग फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नॉर्मल लैप्स रेट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट। सो यहां पर जो है नॉर्मल लैप्स रेट जो है उसको हम देखते हैं, और वहां पर हम देखते हैं टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट। दिल्ली इज अ माउंटेन, आपको नहीं पता दिल्ली, दिल्ली माउंटेन है ना,
दिल्ली, दिल्ली इज ए माउंटेन। दिल्ली में राइजीना हिल्स क्या है आपका, वो आपने सुना है राइजीना हिल्स? वी हैव हर्ड अबाउट, नो व्हाट इज दैट? अरावली हिल्स जो है ना, अरावली हिल्स है, राइजीना हिल्स है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। ऑलराइट, वो अलग बात है कि इट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो यहाँ पर जो है हम बोलते हैं ना ये, ऑलराइट, वो बेसिकली राइजीना हिल्स इज अ, बोलने की बात है, राइजीना हिल्स वो मत लो, मजाक मजाक में ले रहे हैं, ठीक है, बट राइजीना हिल्स जो है इट्स बेसिकली वहां वहां पर आपका ये है, प्रेसिडेंट्स हाउस है, राइट? इट्स ए प्रेसिडेंट्स हाउस इज देयर ऑन ऑन राइजीना हिल्स, करेक्ट? तो दिल्ली में, दिल्ली इज बेसिकली इज अ हिली एरिया। ओके, दिल्ली में, दिल्ली इज बेसिकली ए हिली एरिया। ओके, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट मच हिली, उतना लैटिट्यूड नहीं, इसीलिए एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हमें देखने को मिलते हैं दिल्ली में। दिल्ली में हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं, आपको बहुत ठंड पड़ेगी या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। ओके, दूसरा रीजन क्या है टेम्परेचर वेरिएशन का? डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो यहां पर आपको एक चीज समझना है, लैंड जो है वो हीट करता है और कूल करता है रैपिडली कंपेयर टू ओशन विच हीट्स एंड कूल्स स्लोली। सो proximity to the sea moderates temperature through sea and land breezes। तो लैंड में आपको क्या रहेगा, लैंड में आपको जो कॉन्टिनेंटल एरिया है, जितना आप सी से दूर जाओगे उतना आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगा, और जितना आप सी के पास रहोगे उतना आपको मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा। सी मतलब क्या होता है मॉडरेट का? ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। वेराज लैंड वाला कॉन्टिनेंटल एरिया में बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगा। ओके, देन एयर मासेस एंड ओशियानिक करेंट्स भी है। तो मूवमेंट ऑफ एयर मासेस इंपैक्ट्स टेम्परेचर अकिन टू लैंड एंड सी ब्रीजेस। वार्म एयर मासेस will elevate temperature while cold air masses will lower them। ठीक है, और अगर दो एयर मास अपने एक दूसरे में लड़ रहे हैं तो बता सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? सपोज टू एयर मासेस, एक वार्म एयर मास और एक कोल्ड एयर मास, वेरी वेरी गुड, फ्रंटोजेनेसिस सुना है आपने? फ्रंट के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रंट या फ्रंट, फ्रंटल जेनेसिस, फ्रंटोजेनेसिस सुना होगा। तो जब दो एयर मास एक दूसरे से लड़ते हैं तो उसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं। एरियाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वार्म ओशन करंट्स, अब ओशन करंट भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, करेक्ट, दो फ्रंट मिलते हैं तो उस एरिया में बारिश भी आती है। फ्रंट नहीं मिलते हैं, मतलब एयर मासेस जहां पर मिलते हैं आपके, जहां पर फ्रंट का फॉर्मेशन होता है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। एरियाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वार्म ओशन करंट टिपिकली एक्सपीरियंसेस higher temperature than those influenced by the cold currents। Then there are also local aspects। क्या क्या है? लोकल फैक्टर्स लाइक अर्बनाइजेशन, तो ये आपने सुना होगा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, वो देखा है आपने? हैव यू सीन दैट वेरी इंटरेस्टिंग, एक पिक्चर था, उसमें दिखाया था कि एक सिटी में रोड का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था और उसके बगल में जो शेड था पेड़ का, उसमें आपको 35 डिग्री सेल्सियस था। और जो बिल्डिंग्स थी उसकी, उसका टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस था। और वहीं पर एक जो फॉरेस्ट टाइप का एरिया था सिटी के अंदर, वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस कम था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ओके, एक तरीके से जो कंक्रीट होता है उसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है विदिन द सिटी, विदिन द सिटी, ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इंसोलेशन। आपका पर्टिकुलर रीजन्स विच इज मेड अप ऑफ कंक्रीट, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। सो की मंथ्स फॉर टेम्परेचर एनालिसिस क्या होता है? जनवरी एंड जुलाई आर सिग्निफिकेंट मंथ। आप इस समय वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है उसको देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा ग्लोबल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज बाकी के टाइम पे ना नॉर्मल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जुलाई में हाईएस्ट होता है और जनवरी में आपको लोएस्ट टेम्परेचर मिलता है। तो जुलाई और जनवरी में क्या सीन रहता है आपको याद है? हमने अभी जस्ट पढ़ा है अफीलियन और पेरीहीलियन, अफीलियन और पेरीहीलियन इसी समय होता है।
जनवरी एंड जून के अराउंड आपको अफीलियन, पेरीहीलियन, विंटर सोलिस्टिस एंड समर सोलिस्टिस, गाइस रिमेंबर? ओके। आइसोथर्म्स, सो आइसोथर्म्स क्या होता है? सो दीज आर लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस विथ इक्वल टेम्परेचर। आइसो का मतलब, प्लीज रिमेंबर दिस, आइसो का मतलब इक्वल होता है। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब इक्वल होता है, ऑलराइट। और आइसोथर्म्स क्या होता है? कैन यू हियर मी क्लियरली नाउ? ओके। आइसोथर्म्स जो होता है वैसी लाइन होती है जो इक्वल टेम्परेचर के एरियाज को कनेक्ट करे, ठीक है? इक्वल टेम्परेचर के एरियाज को कनेक्ट करे। उसके बाद लैटिट्यूड का भी इंपैक्ट होता है आइसोथर्म पे। सो आइसोथर्म्स रन पैरेलल टू लैटिट्यूड्स। इसका मतलब क्या है? areas with similar latitude will have similar temperature, similar kind of temperature, ऐसा हम कह सकते हैं। सिमिलर लैटिट्यूड वाले एरिया में सिमिलर, आपको सिमिलर टेम्परेचर मिलेगा, ओके। इन जनवरी deviation from this trend is more pronounced, especially in the northern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? वहां पर लार्जर लैंड सरफेस है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा ओशन है, ओके। उसके वजह से भी आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। आइसोथर्म्स जो होता है नॉर्थवर्ड की तरफ डेविएट कर जाता है ओवर द ओशन एंड साउथवर्ड ओवर द कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग जनवरी। वार्म ओशन currents like the Gulf Stream and North Atlantic Drift contribute to the bending of isotherm. बेंडिंग मतलब क्या होता है दोस्त? आइसोथर्म है ये पॉइंट से ये पॉइंट, पॉइंट ए को पॉइंट बी से कनेक्ट कर रहा है, बोथ ऑफ देम आर सेम टेम्परेचर। अगर मैं बोल रहा हूं बेंड हो जाएगा, इसका मतलब टेम्परेचर ऑन द सेम लैटिट्यूड विल नॉट बी सिमिलर एनीमोर, वहां पर वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा, ओके। ओशन का भी इफेक्ट होता है। सदर्न हेमिस्फीयर exhibits more gradual temperature variation with isotherms are which are more parallel to latitudes, emphasizing the influence of ocean. ओशन की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? ओशन ज्यादा रहता है, क्लाउडी ज्यादा रहेगा, बारिश ज्यादा होगी, और वहां पर क्या होगा? आपको ग्रेजुअल टेम्परेचर वेरिएशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और साउथ में जो है आइसोथर्म्स आर मोर पैरेलल, whereas in the northern hemisphere it is bending. July temperature distribution. Isotherms generally align parallel to latitudes during जुलाई। प्लीज रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई के समय आइसोथर्म्स आपका क्या रहता है? पैरेलल होता है। और जनवरी के समय क्या रहता है? जनवरी के समय बेंडिंग, ओके। इक्वेटोरियल ओशन रिकॉर्ड्स टेम्परेचर्स व्हिच एक्सीड 27 डिग्री सेल्सियस। माय फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनना, 27 डिग्री सेल्सियस क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें कुछ होता है क्या? 27 डिग्री कहीं सुना है आपने? 27 डिग्री से ऊपर कुछ हो गया तो समथिंग विल स्टार्ट टू हैपन। साइक्लोन फॉर्मेशन, वेरी गुड कीजिए। साइक्लोन फॉर्मेशन, साइक्लोन क्या बोलते हैं? साइक्लोन और टाइफून और क्या क्या बोलते हैं? हरिकेन, सेम थिंग, डिफरेंट डिफरेंट नेम, डिफरेंट डिफरेंट नेम, सेम थिंग। विली विली, यस, ओके। टेम्परेचर रेंज, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट experience the highest temperature range exceeding 60 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी। मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट में मैंने बताया था, वहां पर क्या होता है? मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, कॉन्टिनेंट्स में मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं है कि आपके स्टेपी में, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट क्या है? यूरोशियन कॉन्टिनेंट, ये स्टेपी वाला पार्ट है, स्टेपी के रशिया वाला पार्ट है। अब यहां समझो, व्हेन आई एम सेइंग 60 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब -30 से लेके 30 के बीच में। ये भी हुआ ना 60 डिग्री, तो ये भी हुआ 60 डिग्री का। ये मतलब नहीं है कि भट्टी बन गया 60 डिग्री का, 0 से 60, -30 से 30 तक जा सकता है। कजाकिस्तान में आप -40 का भी टेम्परेचर देखते हो, और वहां पर 35-40 डिग्री का भी देखते हो। इट इज एज हाई एज 70 to 80 डिग्री इन कजाकिस्तान। Least temperature range only 3 degrees Celsius is found between 20 degree south and 15 degree north latitude. तो आपको जो है 3 डिग्री सेल्सियस का ही मिलेगा मॉडरेट टेम्परेचर, बिकॉज
जितना आप ओशन के क्लोज रहिएगा उतना टेम्परेचर आपका मॉडरेट रहेगा। ऑलराइट, बिल्कुल जाता है, दिल्ली में भी ज्यादा जाता है। मैंने बताया था ना, ये हमने जब आई थिंक 7th 8th का एनसीईआरटी कर रहे थे, तो वहां हम डिस्कस कर रहे थे मुंबई और दिल्ली का। मुंबई में कितना रहता है, हार्डली 20, या तो 18-20 तक जाएगा, या तो आपका 40 तक चला जाएगा, दैट्स इट, 20 रहेगा। दिल्ली में क्या रहता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री इन विंटर एंड 50 डिग्री इन समर। ऑलराइट, ऑलराइट, इसको खत्म ही कर देते हैं, व्हाट डू यू से, दिस चैप्टर इज नियरिंग एंड, इट्स अ मेजर चैप्टर। उसके बाद हमारा हार्डली हार्डली कुछ टॉपिक बच जाएंगे। लास्ट पोर्शन पे है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ओके, व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर? तो नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर जो है आपका डिक्रीज करता है एलिवेशन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। लैप्स करने लगता है टेम्परेचर। लैप्सिंग मतलब क्या होता है, लैप्स कर गया। ओके, यस, तो यहां पर क्या होता है, सम केसेस में सिचुएशन रिवर्स हो जाता है। मतलब ये होता है कि एलिवेशन के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन सर्टेन केसेस। ओके, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आपने ऐसे देखा हो, इस टाइप से। आपने कभी डायग्राम वगैरह देखा होगा इसका, तो आपको पता चलेगा। इन्वर्जन्स लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इन्वर्जन जो होता है, इट्स अ प्रोसेस, नॉट अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस। ओके, आइडियल कंडीशन फॉर इन्वर्जन shall occur on long winter nights with clear skies and still air. Please remember this. इन्वर्जन के लिए, इन्वर्जन का मतलब क्या है, अचानक से लैटिट्यूड के, ओके सॉरी, ऑल्टीट्यूड के इंक्रीज के साथ, जैसे जैसे आप एलिवेशन पे जा रहे हो आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है। लेकिन कंडीशंस जहां पर लॉन्ग विंटर नाइट्स, क्लियर स्काईज है और स्टिल एयर है, ऑलराइट, वहां पर जो है अर्थ विल कूल फास्टर देन द एयर अबव। जहां पर लॉन्ग विंटर नाइट्स है, क्लियर स्काईज है और एयर मूव नहीं कर रहा है, वहां पर अर्थ का सरफेस कंपेयर टू द एयर अबव, इट विल इट विल कूल फास्टर। सो ऐसे कंडीशन में जहां पर सरफेस इज कूलिंग फास्टर देन योर एयर अबव, उससे क्या होगा, सरफेस पे टेम्परेचर कम होगा और ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर ज्यादा होने लगेगा। एंड दीज आर कॉमन ओवर पोलर एरियाज, सॉरी, inversions are common over what it are, they are common over polar areas। इफेक्ट क्या होता है, सरफेस इन्वर्जन enhances the stability in lower atmospheric layer। लोअर एटमोस्फेरिक लेयर में स्टेबिलिटी, वेदर पैटर्न वगैरह को स्टेबल कर देता है। Smoke and dust particles accumulate beneath the inversion layer, spreading horizontally and filling lower atmospheric strata. So please remember, dense morning fog, foggy morning। वो देखा है कैसे नोएडा एक्सप्रेस वे पे एक के बाद एक कार रैम करना स्टार्ट कर देती है अपने को फॉग के समय। फॉग इज जब, ओके, हाँ नहीं, फॉग फॉग में जब स्मोक मिक्स हो जाता है तो वो स्मॉग होता है। बट फॉग कैसे फॉर्म होता है, फॉग इज फॉर्म, वाई, बिकॉज जब स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स है, वो इन्वर्जन लेयर जो लेयर ऑफ इन्वर्जन है उसके नीचे फॉर्म होना स्टार्ट कर देती है। तो उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया पे क्या आपको होता है, फॉगी मॉर्निंग्स हमें देखने को मिलता है। मॉर्निंग में कैसा हो जाता है, इट बिकम्स फॉगी। ऑलराइट, इन हिली और माउंटेनस एरिया में inversion occurs due to air drainage। cold air is generated in hills and mountains during the night। रात के समय में क्या होता है, रात के समय में cold air generate होता है which descends downwards due to gravity। ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है जो कोल्ड एयर होता है। और डेंस कोल्ड एयर जो है वो स्लोप से, फिर माउंटेन के स्लोप से फ्लो करने लगता है, accumulating in valleys with warm air above। now do you understand कि अगर आपका क्या होता है, जब हिल्स और माउंटेन में कोल्ड एयर होता है वो नीचे चला जाएगा कोल्ड एयर, और ऊपर वाला जो लेयर है वहां पर टेम्परेचर हाइयर हो जाएगा क्योंकि कोल्ड एयर तो ग्रेविटी की वजह से नीचे चला गया।
ग्रेविटी की वजह से नीचे चला गया, ऑलराइट। और उसके बाद जो होता है, ये क्या करता है, ऑलराइट, ये क्या करता है, दिस विल, ओके, दिस इज नोन एज एयर ड्रेनेज, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को फ्रॉस्ट के डैमेज से, प्रोटेक्ट करेगा ये फ्रॉस्ट के डैमेज से, बिकॉज ऊपर वाला जो लेयर है, यहां पर समझो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ऊपर वाले लेयर में वार्म एयर हो गया और नीचे वाले एयर में कोल्ड एयर हो गया। कोल्ड एयर नीचे कैसे आया, वैलीज में कैसे आ गया, माउंटेन से, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोल्ड एयर नीचे चला गया, तो ऊपर में क्या बचा आपका, वार्म एयर बचा। तो उसकी वजह से क्या होता है, माउंटेन वेजिटेशंस वगैरह जो है, वहां पर आपको फ्रॉस्ट, ओके, फ्रॉस्ट नहीं मिलेगा, उसके वेजिटेशन में फ्रॉस्ट से बच जाएगा। उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में फिर से ऊपर में कोल्ड हो जाएगा और नीचे में वार्म हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जिससे फ्रॉस्ट डैमेज नहीं होता है। सो नाउ कैन यू थिंक ऑफ ए क्रॉप, कैन यू थिंक ऑफ ए क्रॉप जो इससे फायदा ले सकता है, इससे फायदा ले सकता है, कोई क्रॉप है, टी, क्या आप सोच सकते हो, टी गार्डन्स, वेरी गुड। टी गार्डन्स वगैरह में आप अगर देखोगे, स्पेशली दार्जिलिंग वाले एरिया में, वहां पर बड़ा चलता है, दिस इज अ वेरी पॉपुलर थिंग। कभी दार्जिलिंग गए हो आप, दार्जिलिंग अगर कभी गाड़ी से जाओगे तो आपको वो मिलेगा, अगर आप चक्कर चक्कर करके ऊपर जाओगे तो आपको, यू कैन लिटरली सी द क्लाउड्स, यू कैन टच द क्लाउड्स। दार्जिलिंग में इस टाइप का माहौल है, यू कैन लिटरली टच द क्लाउड्स। वहां पर आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल मिलेगा इसका, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एंड इन्वर्जन ऑफ डिसेंड, कैसे कोल्ड लेयर जो है नीचे जाता है, उसकी वजह से टीज बच जाती है फ्रॉस्ट डैमेज से, टीज जो है बच जाती है, टी का जो गार्डन्स होता है, चाय के बागान जिसको कहते हैं, वो बच जाता है, ठीक है, ऑलराइट। कैटाबाटिक विंड्स होता है, राइट, कैटाबाटिक विंड्स होता है, जहां पर जो विंड होता है, इट्स के कैटाबाटिक, राइट, ओके। जहां पर जो विंड होता है एक स्लोप के नीचे जाता है, किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, और रात को होता है, ऑलराइट, रात को होता है जब हाईलैंड्स जो होता है बेसिकली जो रेडिएट करना शुरू कर देते हैं हीट को, ऑलराइट। और फिर जो कूलिंग का प्रोसेस है, दिन भर जो आपने ट्रैप किया इंसोलेशन को, उसके बाद रात को क्या होता है, कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसीलिए रात को ठंड लगती है, रात को होता है ना, ठंड लगती है कंपेयर टू दिन दिन में, करेक्ट। इसीलिए आप देखोगे डेजर्ट में यू गेट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, डेजर्ट में आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मिलेंगे, करेक्ट। दिन में इतना ठंड हो जाएगा, सॉरी, रात को इतना ठंड हो जाएगा, यू नीड अ ब्लैंकेट इन द डेजर्ट एरिया, ओके। सो ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है वहां पर, ठीक है। और उसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाई डेजर्ट हैव दिस थिंग, तो एक चीज आपको समझना होगा डेजर्ट्स के बारे में, उनको सबसे पहले वहां क्लाउड होता नहीं है, देर इज नो क्लाउड, देर इज इट्स अ क्लियर स्काई, तो डबल रेडिएशन, ओके, डबल रेडिएशन वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो जिस लेवल से आप अट्रैक्ट करोगे रेडिएशन को, प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस लेवल से आप अट्रैक्ट करोगे रेडिएशन को, उसी लेवल से आप लूज करोगे रेडिएशन इन द नाइट, और उसके वजह से अचानक से ठंड हो जाती है। इसीलिए माइनस में टेम्परेचर, -2 -3 चला जाता है टेम्परेचर डेजर्ट के अंदर रात को, और वही सुबह में 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, ओके, ऑल राइट। अभी लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इंटरेस्टिंग। प्लांक्स लॉ क्या होता है, प्लांक्स लॉ जो होता है, इट स्टेट्स दैट हॉटर बॉडीज emit more energy with shorter wavelength। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन आया था ना 2021 के प्रीलिम्स में, याद होगा आपको, 2021 के प्रीलिम्स में स्पेसिफिक हीट पे क्वेश्चन था, आई थिंक वाटर से रिलेटेड, वाटर का मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन था स्पेसिफिक हीट पे 2021 में, एंड इट इज गिवन हियर, the amount of energy required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius, उसको हम specific heat कहते हैं। जितना एनर्जी लगेगा आप एक पर्टिकुलर चीज को उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, 1 ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है,
air expands when heated and contracts when cooled, leading to variations in atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? It is the weight of a column of air per unit area from the mean sea level to the top of atmosphere, and it is measured in what? Millibars. तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है. तो वेट होता है किस चीज का? कॉलम ऑफ एयर का. दैट इज मेजर्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम मीन सी लेवल. एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1013.2 millibars. Gravity cause denser air at the surface, resulting in higher pressure. Air pressure is measured using devices like mercury barometers and aneroid barometers. All right. So अब जो है हमारा next chapter जो है, it is based upon pressure. Pressure के ऊपर है. Okay. Then we have to study ITCZ, Hadley cell, seasonal winds, एयर मासेस पढ़ना है. अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रंट्स को फ्रंटोजेनेसिस करेंगे. फ्रंटोजेनेसिस. उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पर हम पढ़ना है. हम डिफरेंस बिटवीन एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. थंडरस्टॉर्म्स, टॉर्नाडोज, एल नीनो, और फिर आ जाता है वाटर वाला टेम्परेचर. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी कैन कंप्लीट 2:30.